अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी के चर्चे हैं, मगर बदकिस्मती से मुल्क के अंदर जो डेडलॉक है उसके आगे अनाए हैं या फिर इंतकामी हरबे, ये सब कुछ मुल्क को सियासी बहरान से दो चार कर रहे हैं। हालिया बजट के हवाले से हुकूमत ने टैक्स में जो रियायतें दी उसके अदादोशुमार अवाम के सामने रखने से हुकूमत ने इनकार कर दिया है, यानी हुकूमत पर्देदारी कर रही है। सेनेटर फैसल वाउडा कह रहे हैं कि हुक्मरानों की करप्शन की फाइलें खुलने जा रही हैं। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी में इल्ज़ामात लगाए हैं कि एक ब्यूरोक्रेट जनेवा में महल तैयार कर रहा है। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी माजी में बयान दिया था, ट्वीट्स भी किए थे, फिर अपने बयान से वो पीछे भी हट गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी भी इंकशाफ कर रहे हैं कि उनके महकमे में 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी गिला किया था कि ब्यूरोक्रेसी उन्हें काम नहीं करने दे रही। चलें, ब्यूरोक्रेसी पर सियासतदानों का हाथ नहीं पड़ता तो क्या सियासी जमातें जो कुछ एक दूसरे के साथ करती हैं उसमें भी ब्यूरोक्रेसी ही इन्वॉल्व होती है? कोई भी MPA या MNA अपनी मर्जी का सेक्रेटरी, DC, थानेदार लगाने को तरजीह देता है। जब चाहे किसी भी ग्रेड के अफसर का तबादला कर देता है, तो फिर ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों को काम कैसे नहीं करने देती? अगर ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों के हाथ में नहीं है तो फिर बकौल शायर कुछ कर नहीं सकते, तो फिर उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। सियासत में भी अना है, इक़्तिदार में भी रहना है, आवाम में जो है वो दावे भी करने हैं, आवाम को रिलीफ देने के, हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं ये शिकवा भी करना है, IMF की डिमांड्स के मुताबिक टैक्सेस भी लगाने हैं, सब्सिडीज़ भी छीन ली जानी है, इमदादी प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाते हैं, मगर करप्शन पर हाथ सख्त नहीं किया जाता। इदारों की निजकारी की जा सकती है, मगर लाखों रुपए माहाना तनख्वाह, मुराद और शाहाना ठाट बाट रखने वाले बाबुओं से जान छुड़ाई नहीं जाती। एक पार्टी इक़्तिदार में होती है तो दूसरी जेल में, दूसरी इक़्तिदार में आती है तो पहले वाली को जेल में जाना पड़ जाता है। जो पार्टी इक़्तिदार में आती है वो पहले वाली हुकूमत के प्रोजेक्ट्स को रोक देती है और फिर नए प्रोजेक्ट शुरू करती है या फिर पुराने प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट लेती है, और इसी तरह अगली सियासी जमात के इक़्तिदार दौर में फिर नए प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं और अवाम वहीं के वहीं रह जाते हैं। किसकी करप्शन की फाइलें खुलनी हैं या फिर किसने इक़्तिदार से अलग होना है? आवाम के लिए फ़िक्रमंदी की बात तो है, मगर उन्हें टेंशन इस बात की भी है कि उनका बिजली का बिल कम कैसे होगा, खाने पीने की अशिया सस्ती कब होंगी, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब आलमी मंडी में इतनी कम हो चुकी हैं तो पाकिस्तान में उस तरीके से कम क्यों नहीं हो रही? साथ ही उन्हें रोज़गार के मौके कब मुयसर होंगे? मगर हुक्मरान अवाम की हालत ज़ार पर तवज्जो देने की बजाय कानून साजी पर फोकस किए हुए हैं, और 28वीं आईनी तरमीम में हुकूमत जो भी करने जा रही है उसमें अवाम के लिए हिस्सा कम और हुक्मरानों की सहूलतें शायद ज़्यादा होंगी, और इक़्तिदार की रस्सी दराज करने के फार्मूलाज के अलावा कुछ नहीं होगा। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कारा साहब ने, और सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट शौकत प्राचा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके। कुछ दिन में मुस्लिम नून की नुमाइंदगी भी होगी। कारा साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। हम देख रहे हैं कि कल से एक दो रोज़ से, बल्कि यूँ कहूँ कि एक अरसे से ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात तो की जाती है कि काम नहीं करने दिया जाता। आपकी भी जब हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 में, जब आप वफाक में आए थे, उस वक्त भी इस तरह की कुछ शिकायतें मौसूल हुई थी। खान साहब ने अपने दौर में बड़ी शिकायतें की, जाते हुए भी की, जब वो मौजूद थे तब भी की। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो पूरी चार्जशीट तैयार की थी, लेकिन उसके बाद वो चार्जशीट कहीं गुम हो गई यहाँ वहाँ पन्नों में। अब जो फैसल वाउडा साहब कह रहे हैं कि करप्शन की फाइलें खुलने वाली हैं, ब्यूरोक्रेसी पर भी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और फिर वज़ीर आला के बारे में वो कहना चाह रहे हैं कि कोई एक वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनना चाहता है। आपको लगता है कि ये किसी चीज़ का पेश खैमा साबित होने वाला है, जो चीज़ें खुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि फैसल वाउडा साहब का सोर्स ऑफ इनकम इंफॉर्मेशन क्या है वो शायद आपके इल्म में हो। मैं इतना ऑथेंटिकली नहीं समझता कि उनकी खबरें ऐसी हैं कि उन पर तबसरा किया जाए। कोई ये उनका ख्याल है। अगर कोई खबर है तो जरूर उस पर तबसरा कर लेते हैं। किसी के ख्याल पे क्या तबसरा करना, ख्याल तो जितना चाहे परवाज कर ले। यानी आप कह रहे हैं कि रही बात आपके मैं उसी तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कि आपने तो सारा कसूर ही सियासतदानों के जिम्मे डाल दिया। हमें चोर भी कह लिया और हमें लालची भी कह लिया, और ये भी कह दिया कि जी ये मरते भी नहीं है, जान छोड़ते भी नहीं है, इक़्तिदार से चिमटे भी रहते हैं।
मेरा ख्याल है ये जरा हार्श वर्ड्स हैं काफी। गुजारिश ये है कि ये आपका ख्याल है। हुकूमत आई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जीत गई, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने और इदारों ने उनको इक़्तिदार देने से इनकार कर दिया और साथ अपनी शराइत रखी। वो शराइत ना माने, ये पार्टी के अंदर एक बहस थी और एक ग्रुप कहता था मान ले। इसलिए अगर आप शराइत नहीं मानते तो मुल्क में मार्शल लॉ तवील होता है, मुल्क में अथॉरिटेरियन रूल आगे बढ़ता है। सो आपने एवेल्युएट करना है कि क्या हमें ज्यादा नुकसान की तरफ जाना है या कम नुकसान है, वो भी नुकसान ही लेकिन कम नुकसान करना है, और कुछ बेहतरी अगर कर सकते हैं तो वो कर ले। ये आपने एवेल्युएट करना होता है। आइडियल कंडीशंस आपके पास होती नहीं कि आप आइडियल फैसले कर लें। सो फैसले गलत भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। आप भी अच्छे फैसले और कमजोर फैसले करते हैं, सियासतदान भी ऐसे ही हैं। जो जहां तक ताल्लुक गिले शिकवे हैं, ब्यूरोक्रेसी का अपना बड़ा कंट्रोल है और उनको कानूनी तौर पे बहुत सारा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, बड़े ट्रेंड लोग होते हैं, हुकूमतों से तावन भी करते हैं। करप्शन की दास्तानें इस समाज का हिस्सा है। सियासतदान ही नहीं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, मीडिया वाले भी हैं, जजेस भी हैं, इदारे भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। कौन है जो नहीं है? कौन सी क्लास में बुरे लोग नहीं है, कौन सी क्लास में अच्छे लोग नहीं है? सो किसी एक को मुकम्मल तौर पे मरदूद करार दे देना ये मुनासिब नहीं। हाँ, ये बात दुरुस्त कि सियासतदान अगर आते हैं तो उनको कितना इख्तियार मिलता है। हमारा मसला ये है कि जब हम सियासतदान का इख्तियार एवेल्युएट करते हैं, उसको गेज करते हैं, तो हम ख्याल ये करते हैं कि शायद ये इंग्लैंड वाला माहौल है कि यहाँ पे जो कानून है उस पे तमाम समाज अमल दरामद कर रहा है, या नॉर्वे वाला माहौल है या अमेरिका वाला माहौल है। हमें पाकिस्तान की अपनी एनवायरनमेंट को देखते हुए, जिस तरह का यहाँ पे समाज है, जिस तरह के यहाँ पे मजहबी लोग हैं, समाजी लोग हैं, उसी तरह की सियासी जमातें हैं, उसी तरह का मीडिया है। सो हम सारा एक समाज है जिसने ग्रेजुअली ठीक होना है। हाँ, बाकी फैसल वाडा साहब जो कह रहे हैं उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। अगर आप कोई खबर मेरे साथ शेयर करें तो उस पर ठीक है। यानी आप कह रहे हैं कि फैसल वाडा साहब की खबर को आप उतनी तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन जिस निज़ाम की आपने बात की है, जिस निज़ाम में हम एग्जिस्ट करते हैं पराचा साहब, उसमें ज़ाहिर है कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि सोलली आप पूरा मलबा पॉलिटिशियंस पे तो नहीं डाल सकते। लेकिन मैं चले सुहेल वड़ाइच साहब हमारे सीनियर, उन्होंने जो कॉलम लिखा है उसकी रोशनी में, या जो फैसल वाडा साहब के कुछ बयान हैं, ऐसी हवा महसूस होती है हर एक अरसे के बाद कि शायद ये कंपनी नहीं चलेगी। आपको भी ऐसा लगता है कि ये हवा बनाई जाती है कि मुल्क में देखें बाहर तो बड़े ठाट बाट हैं, पाकिस्तान की बड़ी वाह हो रही है, लेकिन मुल्क के अंदर कोई निज़ाम वैसा लाया नहीं जा रहा, चल नहीं रहा? बहुत शुक्रिया। जब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बोल रहे हो तो मेरा दिल करता है कि मैं सिर्फ सुनता रहूं, लेकिन क्योंकि अब आपने मुझे इंगेज कर दिया, सवाल पूछ लिया। बड़ी इंटेलेक्चुअल या जो कहते हैं ना किताबी बहस है ये कि ब्यूरोक्रेसी खराब है या सियासतदान खराब है। मैं एक एस्पेक्ट पे बात अभी करूंगा, आगे चल के मे भी अगले एस्पेक्ट पे भी बात हो जाए। आपने इंट्रो में कहा कि सियासतदान जो हैं इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि माहौल को आगे बढ़ाएं। एक आता है तो दूसरा टांग खींचता है। हमने यकीनन 19 में देखा था, बिल्कुल। लेकिन फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इसी मुल्क में हुआ, उस पे उन्हीं वेरिंग पार्टीज में या लीडर्स में इत्तफाक राय हुआ कि नहीं, कुछ इंस्टीट्यूशनल इस्लाहात करनी है। मैं जो हुकूमतों को पूरा टाइम देने से हट के बात कर लेता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिसमें आपको मालूम है नैब के हवाले से क्या फैसले हुए थे। लेकिन फिर उसको सैबोटैज करने के लिए फिर एक और आवाज आ गई कि ये तो मिसाक जमहूरियत नहीं है, ये मुका है। और वो ये आइडियल बना था कि शायद अब सियासी जमातें उस मैच्योरिटी की तरफ जा रही हैं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शक्ल में नजर आया था, तो वो ख्वाब चकनाचूर हो गया। और आपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स देख लिए, धरना कैसे आया, कौन लेके आया, कहाँ मुलाकातें होती रहीं, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ क्या क्या होता रहा। ये सारा हमारी तारीख का हिस्सा है। लेकिन सियासतदानों ने 1973 के आइन को भी बनाया, इत्तफाक राय से बना, आज तक चल रहा है। फिर 18वीं तरमीम में एक बड़ा अचीवमेंट थी कि सारी सियासी जमातें कम से कम 2 महीने की जो थी उनकी गुफ्तगू शुनीद, उसमें थ्रेड बेयर उसको देखा गया।
जो ब्यूरोक्रेसी वाला मामला है, या फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, जब 190 मिलियन केस बना था या 190 वो मिलियन पाउंड। प्रोसीडिंग्स हो रही थी, तो उस वक्त भी फैसल वाडा साहब अपनी काबीना को, अपने वजीर आजम को मना कर रहे थे कि ये 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड जो है वो आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ना रखें, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है, इधर आना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी उनकी बात नहीं मानी गई थी। ख्वाजा आसिफ की एग्जाम्पल आपने दी। अगर वाडा साहब हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो काबीना का हिस्सा नहीं है, तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब तो है ना। हाँ। और वैसे भी ये कौन सी ढकी छुपी बातें हैं, ये जो कोशिश और वक्त का जो साथ है, ज़ाहिर है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कारा साहब, कोशिश करेंगे, उसमें ज़रा वक्त लगेगा तो कोशिश रंग भी ले आएगी। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं, जिस तरह पाकिस्तान मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है पूरी दुनिया में, हम जब इंटरनेशनल इशू पर बात करते हैं, ईरान अमेरिका इसराइल वॉर पे, तो हम बड़ा दिल खोल के क्रेडिट भी लेते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है वो खबरें जो इंटरनेशनल मीडिया पे लग रही थी पाकिस्तान के हक में। लेकिन आप समझते हैं कि ये थोड़ा सा इसको कन्वर्ट होकर अवामी सतह पर, अंदरूनी सतह पर जो इंस्टेबिलिटी है उस तरफ भी आना चाहिए? जो मुल्क के अंदर हालात हैं लोगों के, क्या वो कन्वर्जन हो रही है या होगी? हालात माली मामलात की बात कर रहे हैं मैं या माली otherwise? सियासी दोनों की बात कर रही हूँ। माली मामलात तो एक लेमैन से जुड़े हुए हैं, आपसे मुझसे जुड़े हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं उनसे जुड़े हैं, लेकिन जो सियासी मामलात हैं वो भी बड़े संगीन हैं। देखिए, गुजारिश ये है, जो माली मामलात हैं, हमें बिल्कुल इस बात का भरपूर एहसास है कि आम आदमी को रिलीफ कम मिला, किसान को रिलीफ कम मिला। और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर दुनिया में जो इस वक्त हमारा निज़ाम चल रहा है, सरमायादारी निज़ाम, इसमें जब मिडिल क्लास ग्रो करती है तो एक इकोनॉमी का एक असूल बनाया गया है कि मिडिल क्लास ग्रो करेगी तो शायद नीचे भी कुछ चीज़ें, कुछ पैसा, कुछ वसाइल नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। ये कई जगह दुरुस्त साबित होता है, कई जगह नहीं होता। जिन मुआशरों के अंदर मॉनेटरी पॉलिसीज बेहतर होती हैं या ऊपर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो बेहतर होते हैं, वहाँ तो ये फिलॉसफी चल जाती है। लेकिन हमारे मुल्कों में जहाँ पे कमज़ोर कानून का निफाज होता है, इदारे कमज़ोर होते हैं, या समाज के अंदर वो सकत नहीं होती कि वो चीज़ों को रजिस्ट कर पाए, तनकीद अपनी जगह, वहाँ पे एब्यूज ऑफ पावर होता है। तो एब्यूज ऑफ पावर से ये खास तबका ज्यादा दौलत कमाना शुरू कर देता है, कुछ तबका डिप्राइव्ड हो जाता है और ये गैप बढ़ता चला जाता है, जो जिसका शिकार आज हम हैं। और उसका बायस सिर्फ हुकूमतें नहीं है, हुकूमत भी उसका बड़ा एक हिस्सा है। लेकिन ये बात भी है कि BISP के बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे बढ़ाए गए, जो आम आदमी का प्रोजेक्ट है। इसी तरह जो टैक्स के अंदर रद्द-बदल किए गए, उसमें भी लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। अब सवाल ये है कि हुकूमत के पास स्पेस कितनी है? क्या गवर्नमेंट के पास इतनी, फेडरल गवर्नमेंट के पास ये स्पेस है कि वो लोगों को यानी तनख्वाहें बहुत ज्यादा बढ़ा दे? क्या उसके पास ये स्पेस है कि वो सब्सिडियां बढ़ा दे? क्या उसके पास ये स्पेस है कि वो IMF को नाराज कर ले? मेरी दानिश में शायद ऐसी सूरत हाल नहीं है। ये जो अभी पहले ही डेफिसिट है, सूबों से फंड्स लेने की जो स्पेस मिली है, इससे आपको लगता है कोई बेहतरी आएगी? देखिए ना, आपका फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और इनकम, तो इसमें कोई 5,000 यानी 5 खरब का डिफरेंस है। और अगर आप तकरीबन 2.2 ट्रिलियन सूबों से ले भी लेते हैं, तो इवन देन आपको 2.5-3 या शायद 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा आपका फिर भी एक गैप है। और ये भी गैप बढ़ सकता है, इसलिए कि आपने जो रेवेन्यू टारगेट रखा है कि हम इतने पैसे इकट्ठे करेंगे टैक्स के माध्यम में, वो भी बड़ा एम्बिशियस है। अगर आप वो पूरा नहीं कर पाते तो ये एक और गैप आ जाएगा। सो इतने बड़े गैप को ब्रिज करना, बावजूद इसके कि सूबों ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक स्पेस मौजूद, अब फिर भी एक ऊपर कदगन मौजूद है। सो गवर्नमेंट की जो स्पेस मैनूवरिंग की है वो कितनी है, ये देखना चाहिए। हाँ, और इसमें जब स्पेस पैदा हो तो हमें आम आदमी की तरफ सोचना चाहिए। लेकिन मैं गुजारिश थोड़ी सी फिर कर लूं, हमें ना, हम मिसाल देते हैं कि बरतानिया का वजीर आजम या बरतानिया का जो मेयर है
वो तो बस में सफर करता है, वो ट्रेन में सफर करता है, इसलिए कि उन्होंने वहां पे एक ऐसा नज्म खड़ा कर दिया कि वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ी आला है और उन्होंने जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसको मुश्किल बना दिया है, उसको महंगा इतना कर दिया है कि बंदा अफोर्ड नहीं करता और इतना मुश्किल कर दिया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना आसान बना दिया है, इतना चीप कर दिया है। क्योंकि मैंने वहां पे नॉर्वे में गए तो पता चला कि उनके चीफ जस्टिस ऑफ नॉर्वे जो है वो शहर से बाहर रहते हैं और ट्रेन में आते हैं, क्योंकि ट्रेन में ट्रैफिक जैम नहीं होती और वो आराम से पहुंच जाते हैं। सो हमारे यहाँ क्या ये फैसिलिटीज है कि हम अपने सरकारी अफसरों से या सियासतदानों से या बड़े जो भी ओहदेदार हैं उनसे ये तवक्को करें? ऐसा है नहीं। सो हमें अपने समाज के अंदर रिफॉर्म्स की बात करनी चाहिए और कंपैरेटिव टर्म्स में करनी चाहिए। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे लल्ले तल्ले हैं, उनको बंद करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी वो चीजें भी हैं जिनको हम अनड्यू या गैर जरूरी उनको हम कंडेम कर देते हैं। मैं प्राजा साहब का बहुत एहतराम है, बहुत इज्जत है, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लेजिस्लेशन भी एक जरूरी अमल है और ये जरूरी नहीं है। अभी तो 28वीं तरमीम का पता नहीं ना कि वो क्या होगी। अगर 28वीं तरमीम में गवर्नेंस को इम्प्रूव करने, वो दुरुस्त है या गलत है एक और बहस होगी जब वो कोई फार्मूला आएगा, लेकिन अगर कोई गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए कानून साजी करता है तो वो कानून सिर्फ क्या सियासतदानों, क्या वो हुक्मरानों के लिए होते हैं या पाकिस्तान के लोगों के लिए होते क्या हैं? उस तरमीम से फायदा सिर्फ एक स्पेसिफिक तबके क्लास को होना चाहिए या ये पूरे पाकिस्तान के लिए? आपने वैसे मिसाल दी है, मिसाल वैसे मेरे ज़हन में जस्टिन ट्रूडो की भी आई, राना एहसान अफजल साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म है, और वो रिसेंटली चल ये रहा था कि इतनी बार के वज़ीर आज़म कनाडा के लेकिन लोकल ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पर ज़रा कि सिक्योरिटी और ये सब कुछ अगर हमें उस नहज तक जाना है, उस सोच तक प्रिवेल करना है तो फिर हमें उस तरीके से काम भी करना होगा। हाँ जी, मैं वही उसी तरफ आ रही हूँ। ये आपकी फैसिलिटीज नहीं है, आपके यहाँ वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहां के लोग अपने सियासतदानों के साथ इतनी डिवाइड इतनी खौफनाक नहीं है, उनको वो थ्रेट्स नहीं है। तो आप जस्टिन ट्रूडो का अगर करेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के वजीर आजम को क्या थ्रेट्स नहीं है? मैं वही कह रही हूं सर, अगर सिक्योरिटी वैसी हो, अगर निज़ाम वैसा सरायत कराओ तो फिर यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब इमरान खान साहब जेल से बाहर निकलेंगे तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे ऑन अ लाइटर नोट, और मियाँ साहब भी। अच्छा, राना एहसान अफजल साहब हमें ज्वाइन कर दे। राना साहब, ये क्या वजह है कि फैसल वाउडा साहब जो किसी मिनिस्ट्री में भी नहीं है आपके साथ, वैसे तो पीपल्स पार्टी भी नहीं है कोई मिनिस्ट्री शेयर कर रही, लेकिन बैक तो आपको करती है क्योंकि वो कहते हैं जी जमहूरियत के लिए ये ज़रूरी भी और मजबूरी भी है। सरदारी साहब का कॉल है, मैं उधार ले रही हूँ। वो कहते हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी, और हमारे एक सीनियर सियासतदान सहाफ़ी हैं, सॉरी, उन्होंने कॉलम लिखा सिलवराई साहब ने, वो भी दूरअंदेश आदमी है, उन्होंने भी कहा कि ये शायद इस तरह नहीं चलेगी। ये आपकी गवर्नमेंट अभी तो इंटरनेशनली थोड़ा सा उड़ना शुरू किया है पाकिस्तान का नाम, और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ सबूतास हो रहा है या आप लोगों से डिलीवर नहीं हो रहा, इस तरह का तासुर है या ये हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, फैसल वाडा साहब कुछ दिनों से गायब थे, अब वो दोबारा मार्केट में नया मंजन बेच के एंट्री हासिल करना चाहते हैं, वो कर लें। अब उनका जवाब तो मैं नहीं दूंगा। जहां तक ये बात है कि ये कंपनी नहीं चलेगी, ऐसे ना करें, अगर वो मंजन बेच रहे हैं तो आप भी तो बेचें ना। में जो है वो मचा हुआ है। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, ये इस कंपनी का ढोल तो पूरी दुनिया में अभी जो है वो बैंड बाजा बजा हुआ है कि एक दुनिया की जो एक बड़ा एक पेन पॉइंट बना हुआ था, उससे दुनिया की मईशतों को असर पड़ा हुआ था, तो उसको हमने हल कराया। बाकी जहां माशी परफॉर्मेंस की बात है, तो ये बजट जो अभी हमने पेश किया है, इसको हर एक ने वेलकम किया है। चेंबर्स ने वेलकम किया है, एक्सपोर्टर्स ने वेलकम किया है, नौकरी पेशा आदमी ने वेलकम किया है। इसको ओवरऑल जो है एक अच्छी पज़राई मिली है। तो डेफिनेटली देखें, ये जो इकोनॉमिक जो टर्न अराउंड है या चीज़ों को रिवर्ट बैक करना है, ये इतना आसान नहीं है। अगर आप ओवरऑल रिफॉर्म्स को देखें तो PIA, जिसको पता नहीं कब से बात कर रहे थे प्राइवेटाइज करना है, इस हुकूमत ने किया। यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया, PWD को बंद किया। पाकिस्तान में 10,000 मसाइल आज भी एग्जिस्ट करते हैं और शायद वो फौरन भी ना हल हो। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप फौरन हमारी जगह कोई और आ जाएगा और चीज़ें बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगी, तो ये भी लोगों की जो है वो एक खाम ख्याली, और ये हम
पहले भी देख चुके हैं कि खान साहब इसी तरह का नारा लगा के आए थे कि मैं जो हूँ खुदकुशी कर लूंगा लेकिन कर्जा नहीं लूंगा, और फिर आपने उनका हाल देखा कि उन्होंने मईशत का क्या हाल किया। उन्होंने तो साइकिल पे वो डेनमार्क के वजीर आजम की मिसाल देते थे शायद, जो साइकिल पे जाते थे, और खुद वो हेलीकॉप्टर में जाते रहे। तो ये चीजें देखें, ये इतनी आसान नहीं है कहना और करना और इसको एक्चुअली चीजों को बेहतर करना। आज ये जो हुकूमत है, ये वाहिद हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर जो IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करने जा रही है। पहले 13-16 में किया, बाकी 25वां प्रोग्राम कहते हैं या 26वां कहते हैं, लेकिन कितनी हुकूमतें थी जिन्होंने इसको मुकम्मल किया, जिन्होंने, और कितनी हुकूमतें थी जिन्होंने 1 साल पूरा किया फिर छोड़ दिया। तो ये देखें, जब आप रिफॉर्म्स करते हैं तो ये ना पॉपुलिस्ट फैसले होते हैं, पॉपुलिस्ट फैसले हम करते रहे, ये दीगर हुकूमतें करती रही। यानी आप इतने कॉन्फिडेंस में हैं, बिजली महंगी करनी थी, सस्ती कर दी, अवाम को जो है वो। जी, मैं इजाजत चाह रही हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, फिर राना साहब से आई एम श्योर के ही वांट्स टू आंसर ऑन दैट, जो GB वाली बात कारा साहब ने की है, उसके साथ कुछ और भी सवाल आते हैं, वो भी करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राना साहब, कोई भी कह रहा है कि आप ये इस तरह अगर चलते रहे, रिलीफ ना दिया, नीचे तक आपकी फैसिलिटेट ना किया लोगों को, तो आपका वोट बैंक तो वैसे मुतासर हुआ है, शायद अगले इलेक्शन पे आपको इतने वोट भी ना पड़ेंगे। जो बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये बातें जो है सिर्फ आपको आपकी इमेज को सबूताज करने के लिए, आप काम अच्छा कर रहे हैं, यू नॉट गोइंग एनीवेयर, PM जो है वो 5 साल पूरे करेंगे? बिल्कुल पूरे करेंगे। और बात ये कि ये जो बातें कर रहे हैं, इनसे पूछे ना रिलीफ कहाँ से दें, क्या हम डायरेक्ट तेल को सस्ता कर दें? तो उनको बताएं कि कैसे करेंगे, आप रिलीफ आज दे सकते हैं, आप IMF प्रोग्राम को छोड़ेंगे तो फिर आपकी मईशत को क्या होगा? तो बातें करना और जलते पे तेल गिराना और तनकीद करना, ये बड़ा आसान काम है। ये सारे लोग जो तनकीद कर रहे हैं, ये हुकूमतों में भी रहे हैं, इन्होंने पार्टियां भी चेंज की हैं, आज ये नया मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो चलता रहता है। बहरहाल गवर्नमेंट जो है वो मौजूद है और हमारा जी तो ये हमें कोई जो है कोई अभी हमारे लिए सिर्फ फिक्र यही है कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और माशी तौर पे हमने परफॉर्म करना है, इसके लिए हम फिक्रमंद हैं। हम फैसल वाडा के लिए फिक्रमंद नहीं है, उनकी बातों से हम फिक्रमंद नहीं। चलें ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपको फैसल वाडा की किसी बात की फिक्र नहीं है और आप इस तरह काम करते रहेंगे। अच्छा, कमिंग टू द वेरी इनिशियल पॉइंट जहाँ से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, आपने मिस कर दी शुरू में पराजा साहब, मैं वहाँ पर थोड़ा सा लेकर आऊँगी आप लोगों को वापस, और वो ये है कि हमारे मुल्क में ज़ाहिर है कि एक तो चीज़ें होती हैं, हिस्सा बकदर जुस्सा बटना है, या फिर यूँ समझ लें कि जिसको जितनी सुनी गई उतना है। फैसल वाउडा जैसे लोग या मोहसिन नकवी साहब जैसे लोग जो हैं, उसको ज़ाहिर है कि मेरा ख्याल से नून लीग तो ओन नहीं करती। अभी राज साहब की मुझे गुफ्तगू से लग ही गया कि ओन नहीं किया जाता, लेकिन वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो आते हैं और वो उसी हुकूमत के वज़ीर आज़म के बारे में या वज़रा आला के बारे में बातें करते हैं और चले जाते हैं, और फिर हुकूमत कहती है कि हमने इस बात का जवाब नहीं दिया। डिफेंस नहीं, ये तुमका राइट है। बट आप क्या समझते हैं कि मुआशी तौर पर जो लेवरेज गवर्नमेंट दे सकती थी, फॉर एग्जांपल राना साहब ने कहा कि हम काम कर रहे हैं, बट वफाकी कैबिनेट को अगर आप देखें तो तनकीद की जाती है कि इसका हजम तो इतना होना नहीं चाहिए था, एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने का भी तो IMF कहती है ना। तो आप समझते नहीं हैं कि अगर ये यहाँ से कंट्रोल शुरू हो जाए, आप ठीक है सूबों से ले रहे हैं, आप फंड्स ग्रांट ले रहे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ भी तो तवज्जो दें सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आइन में 11% कैबिनेट का साइज रखा हुआ है उससे ज्यादा तो नहीं है, तो इसलिए कोई भी आदमी इतना तो डिफेंड कर सकता है। अगर हम कैबिनेट की बात करें, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे गाड़ियों की बात हो रही थी, ठीक है, कारा साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हम अभी लंदन या कनाडा नहीं बन सकते, लेकिन देखें ना, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अपनी जगह पे कि वज़ीर आज़म जा रहे हैं, खतरा है, सदर जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर इस दौर में जब टेररिज्म हो रहा है। लेकिन बात ये है कि एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है ना कि आप इस्लामाबाद में कोरोला में भी घूम सकते हैं, लेकिन आप इस्लामाबाद में जनाब वो क्रूजिंग, हर लेटेस्ट क्रूजिंग का मॉडल पाकिस्तान में आ जाता है। ठीक है, लोग अपनी जेब से देते हैं, बट ये स्टेटस सिंबल जो है वक्त के साथ ये बड़ा है, ये कम नहीं हुआ। ठीक, ये नहीं है कि कम से कम जो है वो अगर अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं है, जब मेट्रो आई थी इस्लामाबाद में तो लोग आते हैं इसमें,
लाहौर में वो ट्रेन चली, ऑरेंज ट्रेन, लोग उस पे सफर करते हैं। पिछले साल करते हैं। तक 7 मिलियन लोगों ने ऑरेंज ट्रेन में सफर किया। ये जो स्टेटस सिंबल चीजें बन जाती हैं हमारे माशरे में, औरों में भी होती होंगी, हम तो अपनी चादर और अपने पाँव के हवाले से बात कर रहे हैं ना। तो सिर्फ कैबिनेट का साइज कम करने से हमारे खर्चे नहीं होंगे। आप देख लें डिप्टी कमिश्नर का घर कितना बड़ा होता है, आप रेलवे वालों को देख लें, उनके घर कितने बड़े बड़े होते हैं। कम अज कम जो एक, जैसे राणा साहब एक कारपोरेट सेक्टर की सोच रखते हैं, पेंशन का देख लें, गवर्नमेंट का दफ्तर देख लें, नहीं गवर्नमेंट का दफ्तर देख लें, और जनाब एक प्राइवेट सेक्टर का वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है वो बैठ के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये 1000 अरब रुपए, 1167 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट को चलाने के लिए, प्लस ऊपर से 1000 अरब रुपए से ज्यादा पेंशन है। कम से कम ये वाले अखराजात जो हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द कैबिनेट साइज। वो मैंने गुजारिश की ना, कोई भी कह सकता है कि 11% आइन इजाजत देते हैं और हमने 11% यानी कि आपको सिर्फ अपना साइज कैबिनेट का नहीं देखना, आपको अपने एक्सपेंडिचर भी देखने हैं। आपको अल्लाह ताला जो आपने भी जिक्र किया, जो मेरा ख्याल से राणा साहब को भी इसका इदराक है और कायदा साहब तो उस पर बात भी कर चुके हैं, और मेरा ख्याल से ये अभी बात नहीं कर रहे, ये हम जब से पाकिस्तान अब बना है तब से लेकर आज तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी शेप में इसकी गुफ्तगू होती रही कि पाकिस्तान को हमने माशी तौर पर स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। कायदा साहब, कमिंग टू यू, सियासी अदम इस्तेहकाम जो मुल्क में इस वक्त कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से GB इलेक्शन में हो, कि उन्होंने कहा कि जी ये फ्री एंड फेयर नहीं हुए। आप लोगों की पार्टी ने भी कुछ इल्ज़ाम नून लीग पर लगाए, नून लीग के कुछ लोगों ने आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को वहाँ पर बेचा, इसीलिए आप लोगों को वोट मिले। फिर कुछ लोगों ने माना कि नहीं, आप लोगों की कारकर्दगी अच्छी थी, हमारी रह गई। वो अलग बात है कि मियाँ साहब ने वहाँ पर एक अच्छा जलसा करने की भी कोशिश की और ख़िताब भी किया। आप समझते हैं कि 28वीं तरमीम और बजट के बाद की सूरत हाल, इससे पहले आपके और नून लीग के जो मामलात हैं और जो चल रहे हैं, सिर्फ GB इलेक्शन की बात नहीं है, PSDP का मामला है, पंजाब में डेवलपमेंट फंड्स का मामला है, वो अभी भी वहीं पर लटका हुआ है? कोई बेहतरी आई है या नहीं? एक तो जो GB इलेक्शंस के अंदर है ना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बीबी शहीद का प्रोग्राम था। लोगों का वैसे भी, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का जब भी कभी फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है, लोग पीपल्स पार्टी को बिल्कुल बड़े तादाद में वोट देते हैं, इसलिए कि भुट्टो शहीद से लेके आज तक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को शनाख्त हो, हकूक हो, सब्सिडियां हो, ये जो कुछ भी हुआ, सिवाय चंद तरक्याती प्रोग्रामों के जो बाकी हुकूमतें आई उन्होंने भी किए, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर्स के अंदर तब्दीली करी वो पीपल्स पार्टी ने की, तो लोग उसका एहसास करते हैं। लेकिन दिलचस्प होता है ना, मैं इस वक्त भी बैठा हुआ हूँ गिलगित में ही, अपनी जमात को सपोर्ट कर रहा हूँ, और हम हुकूमत बनाने के पोजीशन में हैं, हम मेजॉरिटी में हैं। लेकिन बड़ी एक हैरान कौन यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है कि तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान एक जमात बनी है। जी 4 लोग आजाद चले गए वहाँ पे। उनको गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने तो वोट नहीं दिया, वहां उनको कोई मेंबर नहीं जीत सका। अच्छा। लेकिन आजाद मेंबरान को वो बहुत प्यारे हुए और वो उनके साथ चले गए। बिस्मिल्लाह, चले, उनका अपना हक है। लेकिन बहरहाल एक सियासी कारकुन आपसे ज्यादा दिखाई हो वहां पर, पंजाब में तो खैर उतनी नहीं। मैंने वही अर्ज किया कि मेरी समझ में ये बात एक सियासी वर्कर के तौर पे नहीं आई। हो सकता है उन्होंने अच्छे फैसले किए हों, लेकिन इसी तरह के फैसलों से अल्टीमेटली लोगों का एतमाद सियासी अमल के ऊपर, सियासी निज़ाम के ऊपर कमजोर होता है। सवाल करने की, आप हुकूमत बनाने के करीब है, आपको लगता है कि जो ये 4 लोग मेहरबान हुए हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में के ऊपर, ये आपको कोई सब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डैमेज करने के लिए, या आपको बताने के लिए कि नहीं यार ये ऐसा भी होता है, अभी भी हो सकता है? मैं अभी इसके बारे में नहीं कुछ कह सकता, हो सकता है कल वो हमारे साथ ही बैठे हों। लेकिन ये जो तस्वर है, सियासत के अंदर आपको बाज़ औक़ात मजबूरियां होती हैं जी, क्या करना। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अभी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आपको कंट्रोल करने के लिए, तो कंट्रोल करने के लिए अगर तो ये काम उन्होंने खुद अपने तौर पे किया है, या ये मुस्लिम लीग ने समझा है कि हमें पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बनती है, तो जिसके बारे में मैं हमेशा ये समझता हूँ कि
तगड़ी अपोजिशन होनी चाहिए, भले वो हमारी हुकूमत है उसके खिलाफ भी होनी चाहिए, ताकि उनका भी दिमाग दुरुस्त रहे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं फिर राणा साहब से। आई एम श्योर कि ही वांट्स टू आंसर ऑन दैट, जो जीबी वाली बात कारा साहब ने की है उसके साथ कुछ और भी सवाल आते हैं, वो भी करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राना एहसान अफजल साहब, आपका क्या ख्याल है जो कारा साहब बात कर रहे थे कि शायद वो जो 4 लोग कुर्बान हुए, वैसे वो कह रहे थे कि हमारे पास भी आ सकते हैं, तो वैसे आप लोगों के पास भी सकते थे, पता नहीं आप लोगों ने कोशिश की कि नहीं की उतनी मोहब्बत दिखाने की? अगर ये तारीख में देख लें तो मंजूर वट्टू साहब के साथ जी मंजूर वट्टू के साथ पीपल्स पार्टी ने ही उनकी और वो बन गए, तो ये सियासत तो पीपल्स पार्टी खुद भी करती रही है। देखिए बहरहाल हमारे पास तो वो नहीं आए, हमारे पे जो एवी बिला वजह 47 के इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिनको हम आउट राइटली रिजेक्ट करते हैं, इल्ज़ाम तो फिर ये अपने ऊपर लगा रहे हैं क्योंकि उसी बुनियाद पे ये आईनी ओहदों पे भी बैठे हुए हैं। तो जिस सिस्टम का ये हिस्सा है उसी सिस्टम को हर थोड़ी देर बाद ये लात मारते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये मैच्योर पॉलिटिक्स है और इस तरह की बातें करके आप आवाम को जो है कोई कॉन्फिडेंस दे रहे हैं जिस सिस्टम का आप खुद हिस्सा हैं, तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये करते रहे, हमने तो जो है कंसीड करके कहा है कि आप हुकूमत बना लें, हम अपोजिशन में बैठेंगे, और उसके बावजूद ये बातें होना और इनके स्पोक्स पर्सन जिस तरह की नेगेटिव बातें कर रहे हैं, ये अफसोसनाक है, हमारी लीडरशिप के बारे में जो बातें कर रहे हैं। बहरहाल मैं समझता हूं कि हम फिर भी इनके साथ मिलकर मुल्क के मफाद के लिए हमेशा काम करने के लिए तैयार हैं और करते रहेंगे, लेकिन हमें मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। अगर आप एक सिस्टम का हिस्सा हैं तो उसके साथ आप जुड़ के रहें, और अगर आपके कोई इशूज़ हैं तो ज़रूर आप हमें इंडोर में डिस्कस करें, लेकिन उसी सिस्टम पे लात मारना जिसके सर पे आप बैठे, ये इसकी कोई सेंस नहीं बनती। चले आप वो अगर ये वो क्रेडिट लेते हैं तो बैठे भी हुए हैं और उसको लाते भी मार रहे हैं, तो ये तो फिर यानी कि ये कोई मैच्योरिटी तो नहीं है ना, ये तो हिपोक्रेसी है। तो हिपोक्रेसी तो ना करें ना। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जिस सिस्टम में वो मौजूद है पीपल्स पार्टी उसी को लात भी मारी, लेकिन फिर लात मारती है, नाराज होती है, फिर आप लोग मान भी जाते हैं। क्या वजह है कि फिर आप लोग रेजिस्ट नहीं करते उस तरीके से? अब जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हवाला मैं दे देती हूँ। हम तो देखें, वी वांट दिस टू वर्क। देखिए हम तो चाहते हैं ये निज़ाम डिलीवर करे। अगर हमें मिलके काम करने की ज़रूरत है मुल्क के मफाद के लिए तो हम मिलके काम करें, तो आप इसको स्ट्रेंथन करें। लेकिन जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं उस पर आप सियासत करना चाहते हैं, या आप उस पर कोई जो है वो ब्राउनी पॉइंट्स लेना चाहते हैं, या कोई चीज़ अपनी मनवाना चाहते हैं, लेकिन दरअसल आप खुद ही अपने आप को लाते मार रहे हैं। तो ये कोई पॉजिटिव नहीं है, ये मैच्योर सियासत नहीं है। ठीक है, सियासत में ज़रा के ऊंच नीच तो हो जाती है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी है तमाम मेहमानों से, राना साहब लेट्स स्टार्ट विद यू, फिर आई गो टू पराचा साहब, वो ये है कि हर एक कुछ अरसे के बाद ये कौमी हुकूमत का जो आइडिया प्रिवेल करना शुरू कर देता है, या कुछ लोग मीडिया पर बैठकर, कुछ सियासतदान इसके फ़वाइद भी गिनाते हैं। फवाद चौधरी साहब ने तो एक जगह बैठ कर ये भी कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद इस पर कोई मसला भी नहीं होगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता, और महमूद खान अचकज़ई साहब तो ऑन द फ्लोर ये बात कह चुके हैं कि आए सब मिल के हुकूमत का हिस्सा बने। ये क्यों हो रहा है कि जमहूरियत से हाइब्रिड और हाइब्रिड से कौमी हुकूमत? देखिए बात ये है कि मैं तो समझता हूँ कि ये जो निज़ाम है इसके अंदर जिसमें पीपल्स पार्टी है, MQM है, IPP है, एक तरीके से आप कंसेंसस के साथ ही चल रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। तो बाहर कौन, अगर कोई मेजर पार्टी अगर कोई बाहर बैठी हुई है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उसकी वजह यह है कि वो ना किसी सियासी अमल का हिस्सा बन सकती है, ना वो सियासतदानों के साथ बैठ के कोई ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। कायमा कमेटी से वो बाहर बैठी हुई है। और अगर वैसे देखा जाए तो हमने तो आज भी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम मिसाक मईशत के ऊपर बात कर लेते हैं, हम मिसाक जमहूरियत के ऊपर बात कर लेते हैं। तो हम तो वी आर विलिंग टू वर्क विद द ऑपोजिशन एज वेल। हमने ये कोई कौमी हुकूमत के सारे हुकूमत में आ जाएं, हम इसके फेवर में तो मेरा नहीं ख्याल मेरी जमात ने कोई ऐसा इसके फेवर में नहीं है हम। लेकिन ये जो निज़ाम है जहां ऑपोजिशन भी मौजूद है, हम समझते हैं कि अगर वो मुल्क के मफाद के लिए बैठे, हमारे साथ हमारे लिए ना बैठे, लेकिन जहां मुल्की इशूज है वहां हमें उनको सेग्रीगेट करके या उनके ऊपर
नहीं, देखें, हम तो ये इस निज़ाम के अभी तो इसको हम चला रहे हैं जहां हुकूमत भी है और अपोजिशन भी है, लेकिन हम समझते हैं कि अपोजिशन फाल किरदार अदा नहीं कर रही, उसको करना चाहिए। वो एक नेगेटिव सियासत कर रही है, उसको चाहिए कि कायमा कमेटी में बैठे, हुकूमत को क्रिटिसाइज करे, हुकूमत की परफॉर्मेंस पे बात करे, लेकिन वो सड़कें ब्लॉक करना और रास्ते बंद करना और मुल्क बंद करने के अलावा उनको कुछ नहीं आ रहा, या अदारों के खिलाफ जो है वो लोगों को इंसाइट करना, उसके वो बढ़ के नहीं कर रही। मैं नहीं समझता कि कौमी हुकूमत कोई बनने जा रही है। ये जो लोग जो बाहर बैठे हैं उनका जरूर दिल करता है कि वो भी इस सिस्टम का किसी तरीके से हिस्सा बन जाए, या पावर कॉरिडोर्स में उनको कोई एंट्री मिल जाए, तो वो फिर इसके हवाले से जरूर बात करें। लेकिन मुझे पाचा साहब रिसेंटली अगर कोई मिसाल दूं मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो कोई इतना बहुत बड़ा कोई लॉन्ग मार्च, कोई ऐसा जलसा जो थ्रेटनिंग हो, मैं इन्हीं का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल कर लेती हूँ राना साहब का, कि ये तो फिर पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो बहुत कुछ कर सकते थे, वो भी नहीं कर रहे। वो तो अडियाला बाहर जाकर बैठते हैं तो शायद उनको कवरेज भी नहीं मिलती उतनी जितनी मिलनी चाहिए। तो अभी तक तो वो बड़ा फ्रेंडली मैच चल रहा है। नहीं, फ्रेंडली मैच तो खैर नहीं है, क्योंकि जो एक देखे ना, जिसे हम कहते हैं ना हवा वो नहीं है कि मुल्क में सब ठीक है। अगर कोई कहता है तो मेरे ख्याल है फिर वो ठीक नहीं कह रहा। सब ठीक नहीं वाली बात नहीं है। यानी जो एक परसों ही असेंबली में ही बात हुई, नबील कबूल साहब कह रहे थे, सीनियर सियासतदान है, कि अगर हम इधर उधर अमन करा रहे हैं तो अपने मुल्क में हमें जो सियासी मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। खुद जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये फरमाते हैं असेंबली में आके कि आइए मिसाक जमहूरियत करें, इसका क्या मतलब? अगर कोई मसला नहीं है तो फिर मिसाक जमहूरियत करने की या मिसाक मईशत की दावत देने की क्या जरूरत? देखिए ना, मसाइल तो हैं। आप पंजाब असेंबली में उनके 100 से ज्यादा मेंबर हैं, उनकी केपी में हुकूमत है, अभी बजट साजी का मसला बना हुआ है, लेकिन उनके अंदरूनी मसाइल भी इतने ज्यादा हैं, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रही है कि लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। लॉन्ग मार्च उन्होंने 2 दफा किए। अली अमीन खान इधर आए, अक्टूबर में भी आए थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे, फिर वो नवंबर में 26 नवंबर में भी आए थे। लेकिन जब पार्लियामान के फ्लोर पे आपके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ हो, तो कम से कम आप जो है वो जिस मकसद के लिए अवाम ने आपको मुंतखब करके भेजा है और आपने ऑप्ट भी किया कि हाँ हम इधर बैठे हुए हैं, तो कम से कम वो वाला किरदार जो है वो होना चाहिए। अच्छी तकरीर की अचकज़ई साहब ने आइन के हवाले से, या जो वज़ीर आज़म जिस दिन तकरीर कर रहे थे उनके अच्छे जेस्चर थे, वज़ीर आज़म साहब उनसे मिले भी थे। लोगों की तो यही ख्वाहिश है कि जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है वो खा किसी भी जमात से हो, और अभी तो सारी जमातें वन और दी अदर वे इक़्तिदार में है ना। पीटीआई के पास केपी है, पीपल्स पार्टी के पास जो है वो सिंध है, एमकेएम इधर मरकज में इत्तेहादी है, इसी तरह मुस्लिम लीग उनकी पंजाब में हुकूमत है। यहाँ पर जो आईपीपी की अभी बात हो रही थी, वो अलीम खान साहब की पार्टी वो मरकज में इत्तेहादी है। तो मोर और लेस बच तो गया ना, सिर्फ जेयूआई बच गई जो हुकूमत में नहीं है, या पख्तूनख्वा मिलिया अवामी पार्टी या एएनपी नहीं है। बाकी तो सारी जमातें कहीं ना कहीं इक़्तिदार में हैं। उनको यही चाहिए कि कम से कम परफॉर्म करें। लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, वो जो मसाइल हैं लोगों के वो हल करने में अपने अपने लेवल पे जो उनका किरदार बनता है। अपोजिशन का किरदार चेक रखना होता है, अपोजिशन को जरूर इफेक्टिवली चेक रखना चाहिए। लॉन्ग मार्च वाला अभी तो मुझे नहीं कोई ऐसा सिलसिला नजर आ रहा। ठीक, यानी अपनी अपनी जगह पर सबको परफॉर्म करना चाहिए, और परफॉर्मेंस से ही बेहतरी आती है, कमेटी इस्तीफे देने से नहीं आती। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम देखते हैं कि मुल्क में अपोजिशन भी एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी सियासत जमूद का शिकार है, और उस जमूद के शिकार में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो फिर इस तरह की बातें और कयास आराइयाँ होती हैं कि शायद ये हुकूमत, ये कंपनी नहीं चलेगी, और नहीं चलेगी तो फिर क्या आएगा? फिर कौमी हुकूमत की बातें सुनाई देती हैं। बहरहाल जमहूरियत का अलम बुलंद रखने के लिए कुर्बानियाँ देनी भी पड़ती हैं, लेनी भी पड़ती हैं, और फिर उसके बाद काम भी करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, कमर जमान कारा साहब, शौकत पैसे साहब, तीनों ने हमें ज्वाइन किया, प्रोग्राम में वक्त दिया। ख़त्म हो गया है वक्त, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।